हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में आपके जो सिविक्स है, थर्ड बुक है आपकी सिविक्स की, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है समानता। बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे। समानता का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स हमें संविधान द्वारा बच्चों कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला अधिकार है हमारा वो कौन सा है? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद में लिखा गया है 14 से लेकर 18 तक। उसमें समानता के बारे में बताया गया है। बच्चों, समानता का मतलब क्या है? जो संविधान है, संविधान की दृष्टि से हम संपूर्ण देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग या काले गोरे या फिर छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स सभी लोग संविधान की दृष्टि में भारत देश का हिस्सा हैं और सभी लोगों को पूर्णतः अधिकार यहाँ पर प्राप्त हैं। ओके बच्चों, इसमें इस चैप्टर में बच्चों क्या बताया गया? समानता के बारे में बताया गया। मीन्स कैसे कैसे समानता मिली है हमें। प्राचीन काल में बच्चों बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ऊंच नीची जाति के भेदभाव होते थे, अमीर गरीब के साथ भेदभाव होता था। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमने 6th क्लास में पढ़ा भी था समानता वाला चैप्टर। लोकतंत्री हमारा देश जो भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ पे जनता का शासन है, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यानी कि हम जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, वो स्वयं चुनते हैं वोट देकर। हमें वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 साल की यानी कि वयस्क मताधिकार सबको प्राप्त है, यानी कि जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है वह प्रत्येक व्यक्ति भारत देश में वोट देने का अधिकार रखता है। ओके बच्चों, ये कहानी है इसमें कांता की है। कांता की बेटी एक बार बीमार पड़ जाती है बच्चों, तो वो क्या करती है? वो किसी के यहाँ काम करने जाती है। तो काम करती है वो और काम के बदले उसे पैसा मिलता है। ठीक है बच्चों, ये इसमें कहानी में यही बताया गया है। कांता अपनी बेटी को फिर छोड़ के वो जब उसकी काम वाली पैसे दे देती है तब उसका इलाज करवाती है, वो बीमार पड़ जाती है। ओके बच्चों, यही इसमें कहानी है। इसमें बताया गया है। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक दिन वोट का दिन होता है, वोट डालने सब जाते हैं। कांता को भी बहुत मतलब ये अच्छा लगता है कि हम भले ही गरीब हों लेकिन हम भारत देश के वासी हैं और हमें वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था हमने, 6th क्लास में पढ़ा भी था ये, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों और शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? समानता के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के लिए क्या कैसे आवश्यक है, क्यों है, भारत में सब समान है या नहीं, यह कांता की कहानी आरंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, कितनी अच्छी बात है, मतलब ये बात कर रही है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि अब हम अपने देश के नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। मीन्स जब वोट डालने हम जाते हैं तो कोई भी बड़ा छोटा हो, कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, मतलब सब एक लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। ठीक है ना बच्चों? फिर चल कांता, अब तेरी बारी आई, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन का वादा किया है। मीन्स ये जब हम वोट डालते हैं तो हमारे लिए कार्य करते हैं। हमें अपने नेता स्वयं और अच्छा चुनना चाहिए ताकि हमारे सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद क्या होता है उसकी, जब वो घर आती है, बाद में आना, कांता जी नमस्ते साहब, गुड़िया बुखार में पड़ी है, मतलब उसकी बेटी बीमार है कांता की, और उसे अस्पताल लेकर जाना है और पहले साहब के घर काम कराऊं। फिर वो कहती है कि मैं पहले घर काम कराऊं, एक आदमी के यहाँ काम करती है, और उससे कुछ पैसे जब मिलेंगे उधार लेके आऊँगी तब अपनी बेटी को लेके जाऊँगी। तो मतलब वो जाती है तो वो कहती है अपनी बेटी को, तो यह पी ले, मतलब वो काढ़ा बना के देती है, कुछ अच्छा लगेगा तुझे और मैं शाम को जब आऊँगी तो अस्पताल चलेंगे। ओके, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? जब इतनी ज़्यादा गंदगी, बच्चों गंदगी से हम बीमार होते हैं, यहाँ पे गंदगी हो रही है तभी तो वो बीमार पड़ रही है। फिर कोरोना को साफ़ करना, मतलब कानों को साफ़ करना, वो कहती है उसकी मालकिन जब वो काम करने जाती है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत छोड़ दे। जी मैडम, नहीं मांगूंगी, वो कहती है। फिर वो क्या करती है, बस जरा सी देर और बेटी, वो लेके आती है। फिर जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए खड़े हो रहे, पर बच्चे को इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। फिर वे अपने बेटे को इलाज करा देती है। फिर क्या है, मताधिकार की समानता, हमें राजनीतिक में मत देने का अधिकार है, मैंने आपको बताया। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं।
कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे मल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क मतलब जो 18 साल की आयु पूरा कर चुका है उसे वयस्क कहा जाता है बच्चों। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसे कहा जाता है, जो भी 18 साल से आयु के ऊपर वोट देते हैं। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार। ओके बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश की पहली सीढ़ी होती है। समानता के विचार पर आधारित है क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर एक वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है क्योंकि उन सबके पास भी एक वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। क्या है? वह एक झोपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेना है। मतलब वो काम पे नहीं जाएगी तो पैसे क्यों देगी? घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। वो रोज़ के रोज़ उसके यहाँ काम करती है नौकर की तरह जाके। अंततः उसके दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पर सब गरीब लोग आते हैं। उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी बच्ची को वहाँ पर फिर सरकारी अस्पताल में ले जाती है। फिर अन्य प्रकार की असमानताएं। आज भी हमारे देश में बच्चों कई प्रकार की असमानताएं हैं। जैसे कांता उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों अभी आगे आएंगी इसमें। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है हमारे यहाँ। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। गाँव में बहुत ज़्यादा चलता है ये कि ये छोटी जाति का, इसके हाथ का नहीं खाना पीना। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, शहर में फिर भी ये कम है, तो शायद ही यह सोचेंगे कि लोग जात पात में विश्वास कम करते हैं। शहर में फिर भी एक साथ रहते हैं। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जाति को बहुत ज़्यादा लेकर आजकल भी बहुत ज़्यादा क्या असमानताएं पाई जाती हैं। आइए एक कहानी स्कूल जाने के वाले एक दलित गरीब बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। इसमें क्या है, दलितों के बारे में पहले पुस्तक में भी हमने पढ़ा था बच्चों। दलित गरीब लोगों के थे। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। क्या होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है ना बच्चों। लेकिन भारत देश ने तो सबको एक समान कर दिया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं करते रहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। झूठन में भी लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है? स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और वह भी ज़मीन पर, क्योंकि वे दलित थे, क्योंकि वे नीची जाति के थे। अपने बैठने की जगह एक तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे, बिना कारण भी उनकी पिटाई हो जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर में दर्द करने लगी थी।
मीन्स इनके साथ बुरा रिएक्ट होता था जो गरीब लोग होते थे, और उनसे काम कराया जाता था बदले में, पढ़ाई के बदले में। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह से भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे से बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। मतलब वो कमरे में से ही देख रहे थे कि झाड़ू सही लग रही है नहीं। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों को लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। एक बार उसके पापा ने देख लिया, फिर क्या हुआ, उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को। मीन्स ऐसे ही बच्चे आएंगे और ये यहीं पढ़ेगा और ये तुम पढ़ाओगे। दूसरी कहानी ऐसी है, एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। क्या हुआ फिर, वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया वह कई खाली मकानों में के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते। मीन्स जो मांस खाते हैं उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। मतलब उन्होंने अपने कमरे में घर में रहने को तो मना कर दिया। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। मीन्स जो छोटी जाति के लोग होते हैं बच्चों, उन्हें कोई मकान के किराए पर भी रखने को तैयार नहीं होता। बहाना बनाया था ये तो मांस वाला, ठीक है ना। और आज भी कहीं कहीं हमें ये सब चीज़ें देखने को बच्चों मिल जाती हैं, है ना। इसके बाद है बच्चों मानवीय गरिमा का मूल्य। जब तक आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या होता है, प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के, मतलब वर्ग के हिसाब से उन पर भेदभाव होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनमें कमतर है। ठीक है ना, मतलब सब एक समान है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं उस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें असमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है ना बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। संविधान में ये बात कही गई है। इसका अर्थ है देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी
फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब भारतीयों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक प्रकार के कानून के लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें से कुछ हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की करने वाली महिला तक सभी को एक समान कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान तथा उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों तो जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई सभी सार्वजनिक स्थल है, पार्क है, कोई भी विद्यालय है, तो ये क्या होता है बच्चों, सार्वजनिक स्थल यानी कि सभी जनों के लिए स्थल, तो इनका यूज़ सभी लोग कर सकते हैं, जिनमें खेल का मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। ये सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। फिर चौथा था अस्पृश्यता होता है बच्चों छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि उसे नष्ट कर दिया गया। छुआछूत होता है मीन्स जो छोटी जाति के लोग होते थे, अगर ये किसी चीज़ को छू देते थे तो वो चीज़ अपवित्र मानी जाती थी, उसको फिर और कोई व्यक्ति नहीं छू सकता था, ठीक है ना, उनके साथ इतना बुरा रिएक्ट किया जाता था। फिर है बच्चों, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह की लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार के योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक प्रकार के कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रमों को और योजनाओं को लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मतलब सरकार ने बहुत सारे उठाए। मध्याह्न भोजन जो सरकारी स्कूल हैं बच्चों, फर्स्ट टू फिफ्थ तक उनमें क्या करा है, भोजन की व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु, कौन से राज्य में बच्चों, तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी अन्य राज्यों में सरकारों ने इसे स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। 2001 के बाद सभी राज्यों में ये लागू कर दी गई। सबसे पहले कहाँ हुई थी बच्चों, तमिलनाडु में। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए मतलब क्या हुआ, जब इससे सब बच्चों को जब भोजन मिलने लगा तो दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मतलब वे खाने के लालच में बच्चे स्कूल आने लगे थे कि वहाँ पे गरीब बच्चों को भोजन नहीं मिलता था, तो स्कूल जाके उन्हें भोजन मिलने लगा। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। मतलब स्कूल खाना खाने के लिए जाते थे लेकिन वापस फिर स्कूल नहीं आते थे, वो खाना खाने के बहाने घर ही रह लेते थे या कुछ स्कूल ही नहीं आते थे, नई गलियों में फिरते रहते थे। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन यानी कि भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मतलब गरीब महिलाएं वहाँ पर जो है भोजन बनाती हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है और जो खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, मतलब वे सभी आने लगे हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस स्कूल में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश के कई स्कूल हैं जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों?
इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। मीन्स अगर हम किसी के साथ असमानता करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव करते हैं तो कानून उसे सजा दे सकता है। फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगत, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। आज भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, मीन्स कोई भी किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक है, यानी कि हर एक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है, व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को बढ़ावा देना है। ठीक है ना बच्चों। फिर आगे इसमें अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा ही है? यहाँ पे ऐसा ही है, जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता जहाँ समानता का अस्तित्व है, जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोग लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कोई भी उन्हें कानून समान नहीं समझता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मीन्स जो ट्रेन वगैरह चलती थी बच्चों, गांधी जी की आपने स्टोरी सुनी भी होगी। जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे गांधी जी तो उनके साथ ट्रेन में वे बैठे थे तो उन्हें काला होने के सिर्फ और सिर्फ काले होने के कारण उन्हें ट्रेन के डब्बे से नीचे फेंक दिया गया था। याद है ना बच्चों। ऐसे ही भीमराव अम्बेडकर थे, छोटी जाति के थे वे, तो उनके साथ भी बहुत बुरा रिएक्ट होता था। फिर आगे क्या है बच्चों इसमें, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिका महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका अमेरिका के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ही ऊंचा है। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें बताया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद, मैंने आपको बताया था ना समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है बच्चों। इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 15 है, 15 का भाग इसमें दिया गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश या पूर्णतः या भागते राज्य निधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग में समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। फिर आगे लोकतंत्र में चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा ऐसे ही यह ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में यह संघर्ष है जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। आप सभी देखते हो बच्चों, तो हमें इस पाठ से क्या मिलता है कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान की दृष्टि से सभी लोग समान हैं और भारत देश में संविधान
की दृष्टि से सभी को समान माना गया है, तो हमें सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।